चलो रेगुलेशन 35 एनुअल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ो। Listed entity shall submit to the stock exchange an annual information memorandum in the manner specified by the board from time to time. तो ये क्या है, ये बेसिकली अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ फॉर्मेट। ये एक किस्म का वो प्रोस्पेक्टस कैसे रहता है, विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। हाँ, तो ये वो है, जब ये आएगा तो हर कंपनी को अपनी पूरी डिटेल एक बुकलेट की शेप में बनाकर देने की, फिर अगर कोई चेंज हुआ तभी देने का, राइट, साल में एक बार कि हमारे शेयर होल्डर कौन है, ये कौन है, वो कौन है, एनुअल टाइम जैसा होगा। फिर documents and information to shareholders. Listed entity shall send the annual report in the following manner to the shareholders. The first copy of annual report to all the shareholders who have registered their email addresses either with or with any depository. Hard copy of statement of account, statement containing salient features of all the documents as prescribed in section 136 of the Companies Act or rules made thereunder to those shareholders who have not so registered. अभी आपने तो 136 बोलता है ना अकाउंट वगैरह का ही। अब ये कैसा हो गया, यहाँ पे ये बोल रहा है जिनकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है इसको तो पूरी एनुअल रिपोर्ट आप ईमेल कर दो, राइट। ए में बी में बोलता है जिसकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे जिनको फिजिकल भेजना है तो उनको क्या भेजो, एवरेज वर्जन भेजो कंटेनिंग द सैलरी फीचर्स। क्या भेजो? एवरेज एवरेज अप्रीज, हाँ अप्रीज। Hard copy of full annual report to those who request for the same. तो टेक्निकली अगर किसी कंपनी में 2 लाख शेयर होल्डर है और वो कंपनी अपने पैसे बचाना चाहती है तो एग्जैक्टली वो इस कंपनी इसको फॉलो करेगी। इसमें उसने लिखा कि जिसकी ईमेल आईडी है उसको ईमेल कर दो, जिसकी नहीं है उसको छोटी बुकलेट भेज दो और जो मांगे उसको ही सिर्फ हार्ड कॉपी देना। और आजकल तो ये भी आता ही नहीं है अगर नहीं है रजिस्टर ईमेल आईडी। हाँ वो तो अभी तो ये ई वोटिंग के टाइम पे बंद हो गए। ई वोटिंग में आपको मौका देते हैं रजिस्टर करने के लिए कि आप अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करके फिर आ जाते हैं। डिस्पैच से 3 दिन पहले करते हैं आपको। चलो 2 नंबर क्या बोल रहे हैं? सेकंड नंबर इन केस ऑफ a listed entity shall send annual reports referred to in sub-regulation 1 to the holders of securities not less than 21 days before the annual general meeting. अभी इधर खाली 21 days बोला है, इधर क्लियर नहीं बोला है। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको दोनों कंप्लाई करना है। In case of appointment of new director or reappointment of a director, the shareholders must be provided with the following information: brief resume of the director, nature of expertise in specific functional area, disclosure of relationship between the directors interstate, name of listed entities in which the person also holds directorship and the membership of committees of the board, and shareholding of non-executive directors in the listed entity including shareholders as beneficial owner. अगर कहीं पे वो बेनिफिशियल होगा उसके नाम पे नहीं है तो वो भी देंगे। ये एडिशनल है बेनिफिशियल। बट ये सर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के अलावा ये भी देना है जो लिस्टेड कंपनी में जो भी रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट या सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की है उसके ऊपर ही फॉलो करना। डिस्क्लोजर is made by the listed entity with immediate effect from the date of notification of these amendments to the stock exchanges in XBRL format in accordance with the guidelines specified by the stock exchanges from time to time, and to the stock exchanges and on its website shall be in the format that allows the user to find relevant information easily through searching tool. तो इसका पर्पस क्या है, ये क्या कहना चाहिए कि पहले पॉइंट में बोल रहा कि जितना जहाँ पे हमने एक्सबीआरएल मोड प्रिस्क्राइब किया वहीं पे एक्सबीआरएल मोड में अपलोड करेंगे। शेयरिंग पैटर्न, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑडिट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट, सीजी रिपोर्ट, ये सब एक्सबीआरएल फॉर्मेट स्पेसिफाई किया इसके अंदर फाइल होगा। और बाकी ये कह रहे हैं कि जो भी आप स्कैन डॉक्यूमेंट कर रहे हो वो सर्चेबल होने चाहिए एक्सेप्ट फॉर जो
लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्चेबल नहीं हो सकते। अभी 7/12 एक्सट्रैक्ट आपने कहीं फाइल कर दिया तो वो तो स्कैंड कॉपी रहेगी ना, उसको तो आप सर्चेबल नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो आप लेटर बना के दे रहे हो पीडीएफ स्कैन करके, वो सर्चेबल होगा। दैट मीन्स उसको आपको अपलोड करने से पहले सेटिंग ऐसे। क्या नहीं होगा सर्चेबल? अभी कोई कोर्ट का ऑर्डर है जो आपको सीधा सर्टिफाइड कॉपी मिला है टाइप किया हुआ, अच्छा, अब वो आप कैसे सर्चेबल बनाओगे? या न्यूज़पेपर एडवर्टाइज। अब ये जो है कंट्रोल एफ करूंगे तो आप कहीं पे भी रुक जाओगे, राइट? लेकिन अगर स्कैन कॉपी होगी तो नहीं रुकेगी। तो वो बोला स्कैन कॉपी जो है 2 टाइप की हो सकती है। एक जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ऐसे फॉर्मेट में देना कि कोई कोर्ट का ऑर्डर है जो आपको सबमिट करना है, तो वो कोर्ट का ऑर्डर अगर टाइप रिटर्न है तो आप कैसे उसको सर्चेबल बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, इसलिए उसकी एग्जम्पशन है। अदरवाइज आपको सब कुछ सर्चेबल उसमें मिलेगा। तो वो पीडीएफ में ऑप्शन रहती है कि मेक इट सर्चेबल, तो वो सर्चेबल बना देता है। Notice being sent to the shareholders for an annual general meeting. Statutory auditors who are proposed to be appointed, reappointed shall include the following disclosure part of the explanatory statement to the notice. Proposed fees payable to statutory auditors along with the terms of appointment auditor. Any material changes to be payable to such auditor and the fees of that paid to the outgoing auditor along with the rationale for such basis of recommendation for appointment to the राइट? क्या कह रहे हैं, अगर एजीएम नोटिस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट है तो आपको जो फीस देने वाले हो आपको वो बताना है। अगर लास्ट नया ऑडिटर अपॉइंट किया जिसको पिछले वाले से ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो उसका रीज़न देना है। तो फिर आपने किस बेस पे रिकमेंड किया, क्या क्रेडेंशियल है, उसके बारे में भी आपको लिखना है नोटिस में। yes, and उसका टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट भी देना है। हाँ, तो कम्युनिकेशन टू शेयर होल्डर में बेसिकली क्या कवर हो गया कि आपको जब एनुअल रिपोर्ट कैसे भेजनी है, सॉफ्ट कॉपी सबको ईमेल में, एवरेज कॉपी जिसके पास ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, और हार्ड कॉपी जो लोग मांगते हैं। राइट। फिर उसके बाद आप 21 अगर न्यू अपॉइंटमेंट है तो उसके क्या क्या डिटेल्स? हाँ, 21 का डेज बिफोर आपको भेजनी है। इसका न्यू अपॉइंटमेंट के केस में क्या क्या डिटेल देनी है। फिर आपको जो भी डिस्क्लोजर करना है वो एक्सबीआरएल मोड पे करना है अगर उन्होंने एक्सचेंज में स्पेसिफाई किया है वैसा, और जो कॉपी आप पीडीएफ मोड में कर रहे हो वो सर्चेबल होना चाहिए, एक्सेप्ट जहाँ पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है आप नहीं कर सकते हैं जो आपके हाथ में नहीं है। उसके बाद अगर ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट हो रही है तो आपको उसकी फीस बतानी है कितना आप देने वाले हो। अगर नया ऑडिटर है तो उसको पुराने से कितनी कम या कितनी ज़्यादा दे रहे हैं और उसका रीज़न क्या है, अगर वो मटेरियल चेंज है, और हम किस बेस पे हम उसका रिकमेंडेशन कर रहे हैं, राइट? आगे बोले। फिर ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट without prejudice to the provisions of Section 11, the listed entity desirous of undertaking a scheme of arrangement and involved in a scheme of arrangement shall file with the draft scheme of arrangement proposed to be filed for any court or tribunal under Section 91, 394 and 101 of the Companies Act 2, Section 230, 234 and Section 66 of the Companies Act 13, whichever is applicable to the stock exchange from obtaining no objection letter before such filing such claims in any court or tribunal in terms of requirements अभी क्या बोल हाँ, रहे इसलिए हैं, वो इन प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना है एक्सचेंज से बिफोर प्रेजेंटिंग एनी स्कीम टू कोर्ट और एनसीएल। और ये सेकंड लाइन में उसी चीज को दूसरी लैंग्वेज में लिखा है कि आप तब तक नहीं फाइल करोगे जब तक आपको एनओसी लेटर नहीं आएगा। The listed entity shall not file any scheme of arrangement under section, अभी नया एक्ट 230, 234 and section 66
विद एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल अनलेस इट हैज ऑब्टेन्ड। दोनों चीज़ों में पहले और दोनों में एक ही बात लिखी है, ये कहते हुए कि आप नहीं फाइल करोगे जब तक आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर नहीं होगा। फिर वो जो नो ऑब्जेक्शन लेटर आपको आया वो कोर्ट के सामने आप प्लेस करोगे। वही लाइन अफर्मेटिव में लिख रहा है कि आपने ले लिया लेकिन एक्सचेंज में कोर्ट में नहीं दिया, ऐसा नहीं, कोर्ट में आपको सबमिट करना है। और वो जो लेटर है डेट ऑफ इश्यूएंस से 6 महीने के अंदर आपने नहीं किया तो फिर से आपको फ्रेश लेना पड़ेगा। फिर जो The listed entity shall ensure compliance with other requirement as prescribed by the board from time to time. ये अभी तक हुआ नहीं है ना other requirement? क्या नहीं अभी नहीं। Upon sanction of scheme or by the court or tribunal, the listed entity इसके लिए एक सर्कुलर है पूरा जो अमाल्गमेशन के ऊपर एक अलग से 15-16 पन्ने का एक सर्कुलर है। मर्जर अमाल्गमेशन सबके ऊपर ये पूरे के पूरे अगर तो कंपनी अमाल्गमेशन हिस्ट्री पे जा रही है उसको क्या क्या कंडीशन पूरी करनी है, क्या करना है, इसके लिए पूरा एक सर्कुलर है जो भी रिसेंटली अमेंड हुआ है, मास्टर सर्कुलर करते हैं। लेकिन वो तब एप्लीकेबल जब आपकी कंपनी उसके अंदर जा रही है, तो फिर यही सब एनओसी लेने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या करना है, वो सब चीजें फिर nothing in this regulation shall apply. नहीं इससे तो upon sanction of scheme by the court or tribunal, the listed entity shall submit the documents to the exchanges as prescribed by the board and stock or stock exchanges from time to time. Nothing contained in this regulation shall apply to draft scheme which solely provide for merger of a wholly owned subsidiary with its holding company, if provided such draft scheme shall be filed with the stock exchanges for the purpose of. तो ये जनरली जो आप दूसरी कंपनी के साथ मर्जर कर रहे हो अगर मैं होली ओन्ड होली ओन्ड है अगर वो होली ओन्ड है तो आपको अप्रूवल नोटिफिकेशन लेटर नहीं चाहिए, आपको केवल इंफॉर्मेशन के लिए फाइल करना है। The requirement as specified under this regulation and under regulation 94 of these regulations shall not apply to restructuring proposal approved by tribunal under section 31 of the approved as a part of resolution plan by the tribunal under section 13 of insolvency subject to the details in the record to the recognized stock exchanges to be one the resolution plan to ये बोल रहा है कि अगर आपको आईबीसी के अंदर आपका रेजोल्यूशन प्लान हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल हुआ है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंपनी आईबीसी में गई तो वहां से उसका subject to the details to the recognized one day of the resolution plan. आवाज आपकी listed entity shall comply with the minimum public shareholding requirements specified in Rule 19(2) and Rule 19(a) of Securities Contract Regulation in the manner as specified by the board from time to time, provided that the provisions of this regulation shall not apply to listed entity on innovators growth platform without making a publication. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हर लिस्टेड कंपनी जो है अभी हर कंपनी में मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी है, तो कुछ कंपनियों में 10% की रिक्वायरमेंट है, तो उसको इतना 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी है। और ये रिक्वायरमेंट जो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड वो डायरेक्टली लिस्ट हुई है आईपीओ के थ्रू नहीं है।
ठीक है। तो हर कंपनी में अगर आप देखोगे तो मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग मिलेगी और मोटर की नहीं रहती है। पब्लिक issuance of अभी certificates मेरा क्या बोलना है, तो lending आज के लिए 30 तक ही करें। ये सब शेयर होल्डिंग से हाँ, डील कर रहे हैं, जिनको हम एक साथ लेंगे 39, 40 40 और 41 की, 41 क्योंकि इनके साथ इसके पीछे शेड्यूल्स भी है। 41 है और 42, 43 ये सब शेयर होल्डर से डील कर रहे हैं सब स्टूडेंट। सो वी शुड टेक हाँ टुगेदर 44 तक। बराबर और लास्ट में फिर हम 45 से 48 तक। ठीक है। हाँ तो अभी के लिए हम लोग इसको